वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। हर गुरुवार को हम आपके लिए बेहद खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर हम आपको बताते हैं देश की बेटियों की कामयाबी की कहानी। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि इस फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में कविता देश की बेटियों की कहानियों की क्यों बात कर रही है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही बेहद खास मेहमान जुड़ी हैं। जी हाँ, देश को लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाली रूपा रानी तिर्की शुरुआत में कबड्डी खेलती थी, बाद में लॉन बॉल्स में आई और रूपा के पिता डाकघर में काम करते थे। उसके बाद उनकी मां ने वही काम संभाला। उनकी बहन रीमा रानी तिर्की क्रिकेट खेलती हैं। रामगढ़ में खेल जिला अधिकारी के रूप में कार्यरत रूपा ने अंतिम गेंद पर जीत दिलाई। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी कभी कभार लॉन बॉल्स में गेंदबाजी करते हैं और रूपा यहाँ पर साथी खिलाड़ियों के साथ उसी मैदान में प्रैक्टिस करती हैं। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आने के बाद भी रूपा ने हार नहीं मानी और अपनी लगन और मेहनत से तरक्की की सीढ़ी वो चढ़ती गई। तो चलिए देश की कामयाब बेटियों की कहानियों में आज रूपा रानी से जानेंगे उनकी सफलता की कहानी। रूपा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद जीत के लिए और भारतीयों को इतना गर्व आपने दिया महसूस करने के लिए और आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए, क्योंकि आपसे संपर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। बहरहाल अभी भी मेरे ख्याल से आप कहीं बाहर ही हैं। बताएं कैसा महसूस हो रहा है जीत के पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में क्या बदलाव? हाँ, बहुत पहले तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, यही कहूँगी। देश के लिए गोल्ड जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे खुद के लिए और देशवासियों के लिए भी, कि मैंने देश के लिए एक गोल्ड मेडल जीता। और जो पहले की थी उपलब्धि और अभी की उपलब्धि में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले मैं एज़ अ खेल पदाधिकारी सिर्फ थी, लेकिन आज देश के लिए एक एज़ अ प्लेयर भी हूँ और एक स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हूँ। और इन दोनों में थोड़ा-सा सामंजस्य स्थापित करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव लगा। हम सबको बहुत अच्छा लगा और हम सबको वाकई काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि महिला खिलाड़ियों ने जीत दिलाई, ये तो अपने आप में खास है। साथ ही लॉन बॉल में एक जीत दिलाई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ऐतिहासिक बात है और इतिहास यहाँ पे आपने दर्ज किया है। लेकिन क्योंकि हमारी इस कहानी के ज़रिए, सेगमेंट के ज़रिए हम महिलाओं को और तमाम भारतीयों को प्रेरणा देना चाहते हैं। जिस भी शख्स को हम इस शो पर लेकर आते हैं उनकी सफलता की कहानी में क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं ना, उसके बारे में ज़रूर जानते हैं। आपकी चुनौतियाँ क्या क्या रही हैं यहाँ तक पहुँचने में? बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ आई थी और बहुत बार सोचा था कि हार मान लूँ, अच्छा। लेकिन परिवार का सहयोग और माँ का सहयोग तो कहूँगी बहुत ही साथ रहा मेरे। 2007 में मैंने शुरुआत की थी और उस समय लग रहा था कि बहुत अच्छा मैं कर रही हूँ, करते जा रही हूँ। 2010 में जब मैं कॉमनवेल्थ खेली और वहाँ पे सेमीफाइनल तक गई, लेकिन सेमीफाइनल हारा। फिर उसके बाद फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेला तो वो भी हार गया, तो कुछ भी उपलब्धि उस समय हाथ नहीं लगी थी। और उस समय का हमने 18 महीने कैंप किया था, इंडिया कैंप। तो एक बहुत ही बड़ी निराशा मेरे अंदर आई उस समय, क्योंकि 2009 में मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और खेल के लिए मैंने अपनी पढ़ाई आगे की छोड़ दी थी। तो जो निराशा हाथ में आई अक्टूबर 2010 में, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर से पढ़ाई चालू करनी चाहिए, बस गेम हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैंने ये सोचा और मुझे मेरे बहनों ने, मेरी मम्मी ने प्रमोट किया, दोस्तों ने किया, हमारे यहाँ झारखंड के बॉलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि एक ऐसा गेम जो नया है और उस पर तुम इंडिया लेवल तक खेल ली हो, तो इसको बीच में अधूरा ना छोड़ो और उसको आगे भी कंटिन्यू रखो। तो मैंने इस गेम को फिर से कंटिन्यू रखा और बहुत लंबे कड़े संघर्ष के बाद अभी जाकर अ, हमें मेडल हाथ लगा है। तो बीच में बहुत उतार-चढ़ाव थे, स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे, हम बाहर खेलने नहीं जा पा रहे थे और बीच में कोविड आ गया, नौकरी नहीं थी, फिर जब नौकरी मिली तो फिर शादी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ थी, शादी के बाद भी खेलना है। तो उन सब के साथ खेल को सामंजस्य स्थापित करना और अच्छा करना बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन जब साथ मिलता है किसी का तो बहुत ही बड़ा
अच्छा अनुभव और मनोबल बढ़ता है। तो वो मनोबल मुझे बढ़ाया मेरे हस्बैंड ने, जो शादी के बाद 1 महीने हुए थे और कैंप के लिए बुलावा आया था, तो उसने मुझे जाने दिया। चूँकि अ अ, ये बहुत बुरी बात होती है कि शादी के 1 महीने के बाद अपनी वाइफ को खेलने के लिए भेजना, वो भी 4-5 महीने के लिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। इस दौरान कैंप में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, मेरे ससुर की तबीयत खराब हुई। उस समय मेरे हस्बैंड के मेरे ननद लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे कहा कि नहीं, आप कर सकते हो भाभी, आप वहाँ जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, यहाँ हम लोग हैं, हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई और जब इस साल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हस्बैंड आपके लकी रहे, क्योंकि इतने साल प्रयास के बाद आपका मेडल नहीं आया और इस बार आपका आ गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चुनौती भी थी, परिवार से था, पढ़ाई से था, नौकरी से था। लेकिन आज वो सब चुनौतियाँ लग रहा है कि पार हो गई और फल बहुत ही अच्छा और मीठा है। बिल्कुल, देखिए वो हम सबके सामने है। परिवार का साथ, आपकी ज़िद और आपकी लगन और आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि आप यहाँ तक पहुँची, देश को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन उस समय की मैं बात करना चाहूँगी जब आप ये सारी चुनौतियों से जूझ रही थीं, जब आपके मन में ये ख़्याल आया कि बस अब छोड़ देना चाहिए, अब जो खेल है मेरा, इसके साथ का सफ़र बस इतना ही है। क्या टूट गई थीं आप पूरी तरह से जब आपने ऐसा सोचा? जी, बिल्कुल ही टूट गए थे। 2010 में असफलता, 14 में, 18 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैंने एक ऐसा निर्णय लिया था कि क्या बताऊँ, मैंने अपना सेट, जो बॉल खरीदा था, एक सेट, मैंने उसको बेच दिया था असम की एक लड़की को कि मैं अब नहीं खेलूँगी, मैं बॉल भी अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ। ओह हो! ये सोच के मैंने उस बॉल को असम में बेच दिया था कि लो, ले लो, अब मैं नहीं खेलूँगी। बॉल रहेगा तो मुझे खेलने की इच्छा ज़ाहिर होगी। अरे तो वाह! मैं उसको बेच दी थी। ऐसा मैंने कदम उठाया था, मैंने नौकरी लग गई है तो नौकरी करूँगी, गेम-वेम पे कोई ध्यान नहीं दूँगी। लेकिन जब नौकरी लग भी गई, शादी भी हो गया, तो फिर पति ने मोटिवेट किया कि नहीं, जाओ, कम से कम शादी के बाद और नौकरी के बाद एक बार कोशिश करके देखो। तो मैं वही कोशिश करने चली गई। आपने कहा बीच में कि स्पॉन्सर्स जुटाने में दिक्कत होती थी, मतलब कई चुनौतियों में से ये भी एक आपके लिए कठिनाई थी जिसको आपने पार किया। तो जब ये कठिन था तो क्या किस तरह से लोग रिएक्ट करते थे जब आप स्पॉन्सरशिप के लिए उनसे बात करती थी, जब अपने आप अपनी टीम पर विश्वास जताने के लिए आप उनके पास जाती थी? किस तरह की बातों का आपने सामना किया, किस तरह के सवालों का सामना किया? जब चुनौतियाँ जब थी, उस समय हम अकेले नहीं जाते थे। जो हमारे झारखंड में 1-2 प्लेयर और थे, जो एशियन चैंपियनशिप के लिए बाहर खेलना चाहते थे या फिर कुछ और कैश मनी वाला टूर्नामेंट खेलने जाना चाहते थे। तो वो हम यहाँ पर कुछ हमारे पुराने पूर्व मंत्री हैं, उनके पास जाते थे, या कुछ ऐसे थे जिनके बिज़नेस अच्छा यहाँ पे है रांची में, हम उनके पास जाते थे। हम लोग बोलते थे कि सर ऐसा-ऐसा है, हम लोग को देखिए ना, ऐसा है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके नाम से जाएँ, आपके टी-शर्ट पहन के जाएँ या जो भी है। ऐसा हम लोगों ने स्पॉन्सर यहाँ पर लिया था यहाँ पर, और उनको बताया कि लॉन बॉल है, बहुत अच्छा मौका है, आगे बढ़ेंगे बोल के। पहले बहुत कोई सोचते थे कि ये गेम नया है या कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। बहुत सारे जगह से तो हमें असफलता ही मिली थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया, और 1-2 स्पॉन्सर हमें मिलते थे। हमेशा तो नहीं मिलते थे, लेकिन कहीं के पे मिलते थे। उन्होंने हमारा साथ दिया और हम गए। अब मुझे बताएं कि अब आपके लिए रास्ता क्या आसान हो गया है या उम्मीदों का बोझ आपके ऊपर आ गया है? अब लोगों ने आप लोगों से इतनी उम्मीदें बांध रखी हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब आप, वो एक कड़ी चुनौती आपके लिए हो गई है, क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल है, कड़ी चुनौती तो है। और सबसे पहली बात है कि एक गोल्ड मेडल आने से लॉन बॉल को इंडिया जान रहा है। बहुत सही सारे बात है। लोगों ने लॉन हम्म। बॉल को सर्च किया है हम्म। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें भी खेलना है, कैसे हम्म। खेले? कहाँ से इक्विपमेंट्स खरीदे? कहाँ पे हमें ग्राउंड मिलेगा? किस राज्य में इसका ग्राउंड है? ये हम्म। सब बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। हम्म। और आने वाले समय में लॉन बॉल का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि हमने किया है। और ये जो हमारा मेडल है, ये मेडल ये दिखाने के लिए ही इंडिया में है कि हम्म। हमने सिर्फ लॉन बॉल में फोर्स के इवेंट में मेडल लिया है, अभी सिंगल, ट्रिपल, पेयर्स, ये हम्म। इवेंट भी है जिसमें इंडिया गोल्ड मेडल ले सकता है। हम्म। तो ये उन महिलाओं के लिए है जो नहीं खेलती हैं या फिर खेलना चाहती है लॉन बॉल। तो अभी तो देश को केवल वुमेन्स स्पोर्ट्स में मेडल आया है, सिंगल,
डबल और ट्रिपल्स ये जो है अभी जगह खाली है, आप भी उस जगह पे आ सकते हो अगर आप खेलो तो। अब मुझे बताएं कि महिला खिलाड़ियों के लिए कहानी कितनी बदली है, न सिर्फ लॉन बॉल के लिहाज से पर जनरली, क्योंकि आप बहुत सारी महिला खिलाड़ियों के साथ उठती हैं, बैठती हैं, उनकी कहानियां जानती हैं। अभी भी कुछ चुनौतियां हैं लॉन बॉल के लिहाज से देखा जाए तो आपने एक नया आयाम यहाँ पर छुआ है जिसको लेकर आने वाली महिलाओं के लिए इस खेल में कहानी काफ़ी आसान होगी, स्ट्रगल थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा महिला खिलाड़ियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, महिला खिलाड़ियों को तो सबसे पहले जो चुनौती आती है वो परिवार से आती है। अगर मैरिड है तो हस्बैंड और बच्चों की देख-रेख, या अपने परिवार वाले हैं उनकी देख, फैमिली का प्रॉब्लम सबसे पहले महिलाओं के लिए प्रथम प्राथमिकता होता है। उसके बाद होता है कि स्टडी, अगर परिवार से मिला है स्टडी के लिए, स्टडी कर रही हैं, तो कभी-कभी सोचते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं, वो खेलते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते और पढ़ने वाले खेल खेल नहीं पाते। ऐसा लोगों का सोच है। तो महिलाओं को सबसे पहले परिवार से चुनौती मिलती है कि परिवार में कैसे वो सामंजस्य स्थापित करे, परिवार को भी देखे और खेल को भी देखे। और उसके साथ-साथ पढ़ाई भी आती है। जो कि है कि परिवार के लिए एक बहुत सम्मान वाली बात होती है कि घर की महिला को खेलने के लिए भेजना। तो परिवार का सपोर्ट और परिवार का निर्णय महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है महिलाओं को आगे करने के लिए। आज के डेट में इंडिया में बहुत सारी महिलाओं को उनके पति या फिर परिवार सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन परिवार उनका साथ नहीं देता। तो परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए महिलाओं के लिए। तो अब मुझे बताएं आपका आगे का सफ़र क्या होने वाला है? किस तरह से अब आप अपने आप को प्लान कर रही हैं, लाइफ को प्लान कर रही हैं, गेम को प्लान कर रही हैं? क्या-क्या नए इरादे हैं, नए सपने क्या हैं? अ, सपने तो बहुत सारे हैं, आशा करती हूँ वो आने वाले समय में पूरा हो। जो अब तक हमने सपनों में यही आता है कि अब तक जो कमियाँ हमने लॉन बॉल में देखी और जो जिस कमियों से जूझे हम आने वाले खिलाड़ी, या मैं खुद उस कमी को महसूस ना करूँ। आशा करती हूँ कि आने वाले समय में लॉन बॉल में स्पॉन्सर्स होंगे और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो लॉन बॉल के टीम को या प्लेयर्स को मिल पाएगा। दूसरी बात है कि मैं अभी खेल पदाधिकारी हूँ, तो खेल में बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। जैसा मैं एक दूसरों के लिए भी आइडल बनना चाहती हूँ, जिस जिले में हूँ वहाँ से भी वहाँ पे बहुत काम करना है मुझे। उसके साथ खेल भी खेलना है। आने वाले समय में नेशनल गेम्स है गुजरात, उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करना है। एशियन चैंपियनशिप है मलेशिया में नेक्स्ट ईयर और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसमें मुझे अच्छा करना है। जो उम्मीदें देश ने और यहाँ के लोगों ने मेरे से और मेरी टीम से की है, मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं उन उम्मीदों में खरा उतरूँ और देश के लिए मेडल लाऊँ। अब इन सब के बीच में आपकी आर्थिक आज़ादी को लेकर क्या प्लान है? इस राह पर आप कैसे सशक्त होना चाह रही हैं या हो चुकी हैं? आर्थिक आज़ादी तो अभी उतनी नहीं है, जितनी भी है, जो भी है एक सीमित दायरा है, उसी में करना है। आशा करती हूँ आने वाले समय में आर्थिक आज़ादी होगी, जिससे मैं दूसरों को भी मोटिवेट कर सकूँ, अपने साथ दूसरों को भी ला सकूँ। आपको जो इस वक्त हमारे नौजवान खिलाड़ी जो कि शायद आपके लेवल तक आने का सपना देख रहे हों, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह के मंत्र देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारना है। जब भी आप असफल होते हो, अपने मन में ठानिए, वो जुनून और जज़्बा रखिए कि आप अपने आप को ये कह सको, अगर मैं 5 बार भी गिरूँगी या 5 बार भी असफल होंगी तो छठी बार ज़रूर मैं खड़ी होंगी। अपनी पीठ को थपथपाते रहिए, जब भी कुछ अच्छा कीजिए, अपनी पीठ को थपथपाइए और आगे बढ़िए। और अधिक करने की इच्छा और अधिक पाने की इच्छा अगर आपके अंदर होगी, और अगर आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएँगे और उस लक्ष्य के अनुसार परिश्रम, मेहनत करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। हिम्मते मर्दा मदते खुदा। रूपा रानी, जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम तरह की सफलताओं के पायदान पर आप और भी चढ़ें। अभी तो मुट्ठी भर ज़मीन नापी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए रूपा रानी। थैंक यू, थैंक यू। ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में एक बार फिर से अब रुक करेंगे हमारे फाइनेंशियल प्लानर्स की ओर जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद, आप रुके।
इस चर्चा के दरमियान, और दर्शक भी हमारे साथ इस बीच रुके रहे, और फोन लाइन पर फिलहाल पंकज बाजपेयी हमारे साथ हैं। पंकज नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। Ma'am, I have already sent you my folio and question also. Okay. जी जी। But two things are missing. One is I am government employee, so my NPS contribution is 4,500 per month. ओके। Okay. And secondly, I have opened PPF account before 17 years. तो उसमें भी मैं 40,000 के आसपास इन्वेस्ट करता हूँ। ये मेरी दो चीजें मिसिंग थी, उसमें नहीं नोट मेंशन किया था। चलिए आदित्य, कैसे इनकी सहायता करेंगे? मैम, सबसे पहले तो इनकी जो सन की एजुकेशन है उसके लिए उनको 1.85 लाख मिल जाएंगे 2 साल के अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। उनकी जो रिटायरमेंट है उनके लिए 15 लाख रुपए की अक्यूमुलेशन कर पाएंगे। तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है इनके गोल को रीच करना। तो या तो वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे या फिर टाइम होराइजन जो कि रिटायरमेंट में आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनको सोचने वाली बात होगी कि वो गोल को कैसे रीच कर पाएंगे। तो इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं, और इनको एग्जिस्टिंग फंड में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग फंड्स इनफ है। और दूसरी बात शायद इन्होंने पूछा है कि इनके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है इनको लेना बहुत जरूरी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस जो कि टॉप लीडिंग प्राइवेट इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो उनका लेना जरूरी है। या वो ICICI लोम्बार्ड से ले सकते हैं, या HDFC अर्गो है उससे ले सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड से अच्छी पॉलिसी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, प्रोवाइडेड आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, आपको मिल जाए। बहुत बढ़िया। शो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए झटपट अब सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पूनम, आज क्या सिखा रही हैं आप? कविता, मुझे लगता है कि ये जो वोलेटाइल मार्केट है उसमें ये समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें मार्केट में टाइम नहीं करना है। मतलब हमें मार्केट की टाइमिंग को नहीं मैच करना है कि मार्केट नीचे है तो हमें क्या करना है, ऊपर है तो क्या करना है। इसकी बजाय मार्केट में टाइम देना है, यानी लंबे समय तक बने रहना है। अगर इक्विटी मार्केट से आप वेल्थ बनाना चाहते हैं और बहुत कमाई करना चाहते हैं तो आपको ये मंत्र हमेशा याद रखना होगा कि आपको इस विकल्प में, इस इन्वेस्टमेंट के विकल्प में, निवेश के विकल्प में लंबे समय की अवधि हो तो ही बनना है, और कंसिस्टेंटली बने रहना है, ना कि मार्केट को टाइम करने के लिहाज से बार बार पैनिक करके निकलना और वापस एंटर करना। बहुत बढ़िया। आदित्य? मैम, अब हम फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने देखा है भारतीय लोग जो है वो गोल्ड को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए एक स्कीम निकाली है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें आपको गोल्ड का रिटर्न मिलता ही मिलता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, वो अलग बात होती है। इसको स्टोर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक ड्रॉबैक यही सिर्फ रहता है कि ये 7 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ आता है, और ये 5 साल तक 5 साल के बाद ट्रेडेबल होगा। तो मेरे हिसाब से जो भी गोल्ड में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको 5 से 7 साल तक होल्ड करेंगे तो ये टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्री हो जाएगा। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए। चलिए जाते जाते अब हम पूनम के लिए एक सवाल यहाँ पर लेंगे जो कि अरविंद ने हमें भेजा है। और इन 8 फंड्स में डिटेल्स फंड्स की आपके पास होगी पूनम, 22,000 तक की SIP कर रही हैं। 5 इंडेक्स फंड है, और इन फंड्स को क्या इनको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं, यही इनका सवाल है। कविता, टोटल 22,000 के SIP में से 10,000 रुपए तो इनके इंडेक्स फंड्स में है। हालांकि इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के इंडेक्स फंड लिए हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 50, नैस्डैक वगैरह। तो डाइवर्सिफिकेशन तो है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो थोड़े एक्टिव फंड्स लेने चाहिए,
क्योंकि ये इंडेक्स फंड्स काफ़ी पैसिव होते हैं, इसमें इक्विटी मैनेजर का कोई रोल नहीं होता। जैसे जैसे इंडेक्स पे परफॉर्म होता है वैसे रिटर्न्स मिलते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, बट मुझे लगता है कि अगर टाइम होराइजन लंबा है तो इन्हें एक्टिव फंड्स चुनने चाहिए, और इतने सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है 22,000 रुपए की SIP के लिए। और हाँ, इन्होंने करीब 4,000 रुपए इंटरनेशनल फंड्स में रखे हुए हैं, वो भी मुझे एलोकेशन थोड़ा ज्यादा लग रहा है लुकिंग एट द पोर्टफोलियो साइज। नॉर्मली हम इंटरनेशनल फंड्स का एलोकेशन 10 to 15% ऑफ द पोर्टफोलियो रखते हैं, तो उस लिहाज से उसे कंसोलिडेट कर सकते हैं आप। के लिए जो मैं आइडियल पोर्टफोलियो देखती हूँ वो होगा ICICI ब्लू चिप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, SBI स्मॉल कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। या आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की जगह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी ले सकते हैं, ताकि उसमें इंटरनेशनल फंड्स भी आपको फायदा मिले। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो को बेटर डाइवर्सिफाई करें तो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ ज्यादा बनेगा। चलिए, तो ये अरविंद के लिए सलाह। उम्मीद करते हैं कि ये इस शो को YouTube पर देखकर नोट डाउन कर ले। लेकिन इस बीच पूनम आपका और आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में सहायता की है। मुझे भी आज के एपिसोड में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो नंबर जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का, WhatsApp नंबर है। अपने सवाल फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर भेजिएगा। नमस्कार।